एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 285 यानी 285 एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे स्पेक्ट्रल सोल और साथ में डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू, ये दोनों लोग यहाँ पे एकदम मुश्किल में फंस गए थे। इनका सेम थॉट यही था कि भाई अब करे क्या, मतलब करे कैसे, क्योंकि एक लू वाइन के बैटलफील्ड या अरेंजमेंट या कुछ भी कह लो, पैराडाइज सड़क का अरेंजमेंट था जो लू वाइन ने इस सब चीज़ों को बना रखा था, लगा रखा था स्पेक्टर सोर्स से निपटने के लिए। और फेंगयुआन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना रिफाइन कर रहा था हेवन पाथ दाओमा को, जिसमें वो 20 से ज़्यादा हेवन पाथ दाओमा को रिफाइन कर चुका था। अभी बहुत सारे बाकी हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो उसे मिल रहा था। अब यहाँ पे होगा क्या, स्पेक्टर सोल क्या करेगा पता करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। इस मोमेंट पर बाकी गु इमॉर्टल के दिल में एकदम डेस्पेयर भर गया। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो कहता है ये फेंगयुआन बहुत ज़्यादा टर्टल बन गया है। टर्टल मीन्स यही था कि यहाँ पे टर्टल बनना, बच के रहना। ऐसा हो जाना कि सामने से कोई अटैक आ रहा है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो तुम डिफेंसिव पोजीशन में टर्टल बन जाते हो, अपने शेल के अंदर घुस जाते हो और एकदम सेफ रहते हो। तो वही चीज़ बोल रहा था ये, कि भाई ये टर्टल बन गया है फेंगयुआन, इसे मारना इतना मुश्किल क्यों है यार। स्पेक्टर सोल थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर एकदम कोल्ड सी हंसी हंसने लग जाता है, एकदम पागलों की तरह। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट फैल जाता है। और सबको जब ये फील होता है ना कि भाई किलिंग इंटेंट आ रहा है स्पेक्टर सोल से, तो भाई उनकी बॉडी जम सी जाती है। उसका डिसीजन क्लियर था, फेंगयुआन को किसी भी प्राइस पर मारना ही मारना है, फेंगयुआन मरना चाहिए बस। स्पेक्टर सोल कहता है ये जो टर्टल बन रहा है ना फेंगयुआन, इसका शेल ही मैं तोड़ दूंगा। तुम लोग बाकी सब चीज़ों का हैंडल करो और मुझे बस गार्ड करो, बाकी मैं संभालता हूँ। नेक्स्ट मोमेंट ही वो लेडी कोल्ड ऐश की बॉडी को सीधा निगल लेता है स्पेक्ट्रल सोल और एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक माउंटेन साइज सोल जाइंट बन जाता है, बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा। अब ये जो सोल जायंट का फॉर्म था, बॉडी एकदम पिच ब्लैक थी, 2 हेड्स थे इसके, एक रेड से भरा हुआ, दूसरा कोल्ड एंड काम था। आइज़ इसकी रेड बीम्स में एकदम चमक रही थी, आइसी ब्लू ग्लेयर था। आर्म्स उसके करीबन 6 से ज़्यादा पेयर्स थे, यानी पहले तो उसके पास 10,000 हाथ थे, लेकिन इस बार अभी 600 हाथ है उसके पास, 2 सर हैं। पहले 3 सर और 10,000 हाथ थे, लेकिन कोई नहीं, इतना भी काफ़ी है। पोज़ उसका जैसे सन हो, मून और स्टार्स को एकदम पकड़ सकता हो, एकदम वैसा लग रहा था जो मैंने इससे पहले वाला थंबनेल नहीं दिखाया तुम्हें, उस वाले थंबनेल जैसा है। बस उसमें क्या उसके 10,000 हाथ और 3 सर हैं, लेकिन इस बार मान लो उसके 2 सर हैं और 600 हाथ हैं। उतना बड़ा बॉडी भी नहीं है, लेकिन काफ़ी है इतना भी। लू वाइन उसकी बॉडी एकदम ये सब देख के हिल जाती है। लू वाइन कहता है, क्या मॉन्स्टर है ये, तो फिर ये भी लो तुम भी। वो अपना एक्टिवेट करता है मूव को, इल्यूजनरी सैंड बैटलफील्ड। येलो सैंड फुल स्पीड से अटैक करता है, पर स्पेक्टर सोल के हाथ से सैंड सॉन्ग को वो पकड़ लेता है, मतलब अपने हाथों से पकड़ लेता है स्पेक्टर सोल, जैसे हवा सॉलिड बन गई हो। वो खींचता है और क्रैक आवाज़ आती है, पूरी बैटलफील्ड का इल्यूजन टूट जाता है। लू वाइन यहाँ पे शॉक में जम जाता है। और अब यहाँ पे अब होती है एंट्री क्यूआई एंसेस्टर की। क्यूआई एंसेस्टर आता है और कहता है अब मैं आता हूँ। वो यूज़ करता है क्यूआई ब्रेथ माउंटेन, एक ह्यूज एयर माउंटेन सीधा भाई स्पेक्टर सोल के ऊपर गिरता है, पर स्पेक्टर सोल सीधा उसको ब्लॉक करता है। हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स उस पूरे माउंटेन को ही पकड़ लेता है और सिर्फ पकड़ता ही तोड़ देता है। क्यूआई एंसेस्टर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। स्पेक्टर सोल यहाँ पे काउंटर अटैक करता है, सोल रिवर अटैक। घोस्ट और वेंजफुल स्पिरिट्स की एक रिवर निकलती है, बैटलफील्ड को फ्रीज करते हुए आगे बढ़ती है। क्यूआई एंसेस्टर तुरंत ही यूज़ करता है क्यूआई करंट सीजर्स। 2 फोर्सेस को टकराते हुए यहाँ पे इतने खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि क्यूआई सीजर्स प्लस उसका वो जो सोल रिवर अटैक था, दोनों आपस में टकराते हैं, एक्सप्लोजन होता है बहुत खतरनाक। क्यूआई एंसेस्टर बेयरली बच के निकलता है। साइड से एंट्री होती है क्विंग चाओ की। क्विंग चाओ भी आता है, स्पेक्ट्रल सोल मर जा। दूसरी साइड से वू शुआई अपनी आंट आर्मी के साथ अटैक करता है, ताकि स्पेक्ट्रल सोल को किसी न किसी तरीके से सप्रेस किया जा सके। स्पेक्ट्रल सोल का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, 300 हाथों को क्विंग चाओ को होल्ड करने के लिए रखता है और 100 हाथों का यूज़ करके वू शुआई के ऊपर अटैक कर देता है। क्विंग चाओ फुल रेंज में फाइट करता है, पर स्पेक्ट्रल सोल भाई एक स्पेयर हैंड मूव यूज़ करता है, स्पेशली सोल बीस्ट काउंटर करता है। नेक्स्ट मोमेंट ही हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स उसकी बॉडी से घुस जाते हैं और खून बहने लगता है, यानी क्विंग चाओ की बॉडी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ आर्म घुस जाते हैं और भाई खून निकाल देते हैं क्विंग चाओ का। स्पेक्टर सोल हंसता और कहता है, सोल बीस्ट हो पर ब्लड है तुम में, वाह। हेटेड गुण ने तुम्हें चेंज कर दिया है। बैटल के बाद डिसेक्ट करूंगा तुम्हें, डिसेक्ट करूंगा, सॉरी डिसेक्ट करूंगा। डिसेक्ट मीन शायद वो होता है ना जैसे ऑपरेशन करते हैं, वैसा टाइप का कुछ। क्विंग चाओ पेन में चिल्लाता है, वो काउंटर अटैक करता है, ब्लैक स्मोक फैलता है, लाइटनिंग सोल्स यहाँ पे बॉल्स आपस में टकराते हैं, पर स्पेक्टर सोल को कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। वू शुआई यहाँ पे सिचुएशन को समझ जाता है। वू शुआई कहता है, डायरेक्ट फाइट सुसाइड होगा स्पेक्टर सोल के साथ। वो पीछे हटकर लॉन्ग रेंज अटैक करता है। आंट आर्मी की आइज़, ईयर्स सब जगह पे एकदम अटैक करते हैं। स्पेक्टर सोल भाई नाक से ब्लैक स्मोक एकदम छोड़ता है और सारी आंट्स को भाई उसी ब्लैक स्मोक में ट्रैप करके मार देता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन ही खत्म कर दिया हो तो वो मर ही जाएँगे। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी खुश हो जाता है। क्यूआईजी कहता है, वाह! एज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ फॉर्मर डीमन वेनरेबल। भाई बड़ा खतरनाक सीन चल रहा था यहाँ पे।
स्पेक्ट्रल सोल यहाँ पे फुल पावर मोड में आ चुका था। लू वाइन इंस्टेंटली एकदम सप्रेस हो चुका था। उसकी जो बैटलफील्ड किलर मूव था वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। क्यूआई सिस्टर तो भाई जानबूझ के क्या कह सकते हो, बल्कि मजबूरी कह सकते हो, हाँ, मजबूरी में पीछे हट गया था। क्विंग चाओ तो इतना इंजर्ड हो गया था कि क्या बोले, ऑलमोस्ट क्रश हो गया था। वू शुआई यहाँ पे डिफेंसिव मोड में था और एंटायर बैटलफील्ड स्पेक्ट्रल सोल डोमिनेट कर रहा था। स्पेक्ट्रल सोल ने तो भाई यहाँ पे अपनी पूरी ट्रू स्ट्रेंथ को शो करते हुए, मतलब पूरी ट्रू स्ट्रेंथ जो उसके पास अभी अवेलेबल थी उसका यूज़ करके पूरी बैटलफील्ड को एकदम उलट-पुलट कर दिया था। लू वाइन और बाकी सब के पास नंबर्स और बायोम का एडवांटेज था, फिर भी वो सब यहाँ पे सप्रेस हो गए थे। स्पेक्ट्रल सोल सबको ब्लॉक करके सीधा फोकस करता है पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस के ऊपर। करीबन 400 हाथों का यूज़ करके फीस्ट बना के सीधा 400 फीस्ट एक साथ फायर करता है और फीस्ट के ऊपर ब्लैक क्यूआई का कवर भी लगा हुआ था। बैम बैम आवाज़ आती है। हर पंच से इमॉर्टल गू हाउस हिल जाता है। क्रैक अपीयर होते हैं, फ्रेगमेंट टूटकर गिरने लगते हैं, ब्लैक क्यूआई अंदर घुसने लगता है। जहाँ ये जो पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस है ना, ये फेंगयुआन का लास्ट इमॉर्टल गू हाउस साइज बचा हुआ है। फेंगयुआन तुरंत रिपेयर करता है। अर्थपाथ गुआम को ऐड करके स्ट्रक्चर को सँभालता है जैसे-तैसे करके। पर असली क्राइसिस दूसरी साइड पर भी होती है क्योंकि उसके अंदर भाई मैरिट ट्रिब्यूलेशन चल रहा था। फेंगयुआन का सवेनर इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर मैरिट ट्रिब्यूलेशन सडनली यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म होती है। एक जायंट फ्लैश बॉल मॉन्स्टर बन जाता है और भाई बड़ा खतरनाक था। ये साइज़ करीबन माउंटेन जितना बड़ा था। सरफेस पर काउंटलेस ब्लैक होल थे, पर हर होल के अंदर सक्शन फोर्स थी। यानी एक तरीके से यहाँ पे काउंटलेस ब्लैक होल है और हर एक ब्लैक होल एक तरीके से ना वही जैसा ब्लैक होल काम करता है ना कि सब कुछ खींच लेता है, वैसे ही खींच रहा था। रिज़ल्ट ये हुआ कि टॉर्नेडोज़ यहाँ पे फ़ॉर्म होने लग गए, रिसोर्स इसके अंदर सब जाने लग गए और बर्बाद होने लग गए। वेरिएंट ह्यूमन्स भी यहाँ पे खींच लिए गए जो मॉर्टल लेवल पे कमज़ोर थे। यहाँ पे चिल्लाने की और भाई मरने की आवाज़ें, मतलब रोज़ चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही थी। मॉन्स्टर सबको डाइजेस्ट करके सीधा बड़ा होता जा रहा था, खाते हुए बढ़ रहा था। फेंगयुआन अपने अंदर सोचते हुए कहता है, ये ट्रिब्यूलेशन पहले कभी भी नहीं देखा, यानी इसका नाम भी नहीं देखा था कभी तो, और ये तो अभी भी ग्रो हो रही है। कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। फेंगयुआन को अब 2 फ्रंट हैंडल करने थे। फ्रंट कैसे? त पहला फ्रंट है उसका सामने वाला स्पेक्टर सोल का अटैक जो कि फीस्ट वाला चल रहा है 400 हाथों वाला। दूसरा उसका फ्रंट ये है कि मैरिट रिवलेशन जो कि इंटरनल कोलैप्स कर रहा है सब कुछ उसका, यानी सविनर इमॉर्टल बॉडी के अंदर। दोनों ही फुल फ़ोकस माँग रहे थे। डिसीज़न लेना पड़ता है कि भाई अब क्या करा जाए? फेंगयुआन को शायद किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। फेंगयुआन कहता है कि गो हाउस तो थोड़ा टाइम तो होल्ड कर ही लेगा, पर ट्रिब्यूलेशन अनकंट्रोल्ड हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वो चूज़ करता है ट्रिब्यूलेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। अब भाई फोर्ट्रेस यहाँ पे वीक पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। फ़ोकस शिफ्ट होता है, गो हाउस कंट्रोल स्लो हो जाता है। स्पेक्टर सोल को प्रेशर, मतलब स्पेक्टर सोल का जो प्रेशर था और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन इंटरनल डिफेंस कॉम्बैक्ट बीस्ट किंग इंजर्ड स्टेट में उठता है। शिवर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कंट्रोल करती है। शिवर टॉर्नेडो सेक्शन को रेसिस्ट कर रही थी, पर फ्लैश मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। प्रेशर इंसेंस था। शिवर कौन है? शिवर वही बंदी है जिसके साथ उसकी मतलब मैरिज होने वाली थी फेंगयुआन की। स्नोमैन शिवर, स्नोमैन के साथ शादी नहीं हुई थी फेंगयुआन की, मतलब होने वाली थी, फियांसे बन गई थी शिवर, तो ये वही है। फेंगयुआन का ब्रेन तो यहाँ पे ओवरलोड मोड में चल रहा था। फेंगयुआन एक साथ मल्टीपल किलर मूव को एक्टिवेट करता है। पहला वो एक्टिवेट करता है विज़डम पाथ का मूव, थॉट्स को एक्सप्लोर करता है सुनामी की तरह। माइंड पूरा ओवरफिल हो जाता है थॉट्स से। प्रॉब्लम ये आती है कि टू मैनी थॉट्स, थिंकिंग कोलैप्स करने से होता है, लेकिन फिर भी वो ये सब यूज़ करता है क्योंकि अभी विज़डम वो तो था नहीं, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा था। दूसरा यूज़ करता है ह्यूमन पाथ फॉर्मेशन का, वो एक्टिवेट करता है ह्यूमन पाथ फॉर्मेशन। हेवनली दाओ इंटरफेरेंस को काउंटर करता है और ह्यूज एनर्जी कंजप्शन था, लेकिन फिर भी इसका यूज़ करता है। हाफ से ज़्यादा थॉट तुरंत ही खत्म हो जाते हैं और अगर ऐसे चलता रहा तो फेंगयुआन लिटरली ईडियट बन जाएगा। नो थॉट्स फॉर लेफ्ट, यानी सोचने समझने की ताकत ही खत्म हो जाएगी क्योंकि थॉट्स ही नहीं बचेंगे और फिर पगला जाएगा अपना फेंगयुआन। थर्ड वो यूज़ करता है बैकअप का सिस्टम। फेंगयुआन यहाँ पे प्रिपेयर्ड था कि अगर कोई दिक्कत हो गई तो कुछ करना पड़ेगा ना। फॉर्मेशन के उसके व्हील्स यहाँ पे स्टोर थे, यानी फॉर्मेशन में उसने व्हील्स को स्टोर कर रखा था। अगर मैं पागल बन जाऊँ तो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा इन चीज़ों का। वो ऑटोमेटिक कंट्रोल ले लेंगे अगर कोई दिक्कत होती है। इससे फेंगयुआन के थॉट्स रिकवर होने लगते हैं। फेंगयुआन कहता है अगेन वो दोबारा विज़डम पाथ एक्टिवेट करता है और ज़्यादा थॉट को जनरेट करता है, फिर माइंड ओवरफ्लो होता है। फिर एकदम एंड पॉइंट पर आकर नॉर्मल कोई इमॉर्टल होता तो यहीं पे क्रैश हो जाता, लेकिन वो यही सब रिपीट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उसका प्लान यहाँ पे यही था कि अपना फोकस शिफ्ट करता है स्काई क्लाउड सी पर, एक तरीके से कंसंट्रेट करता है। बड़ा खतरनाक सीन चल रहा था क्योंकि भाई मैरिट रिवोल्यूशन को रोकना ही था और यही चीज़ें करे जा रहा था। अगर कुछ नहीं हो पाया तो भाई पगला ना जाए फेंगयुआन बस। इंस्पेक्टर सोल तो भाई गू हाउस तोड़ रहा है। गू हाउस बेयरली जैसे-तैसे होल्ड कर पा रहा है। इंटरनल वर्ल्ड यानी सविनर इमॉर्टल बॉडी के अंदर फ्लैश मॉन्स्टर सब कुछ खाया जा रहा है। फेंगयुआन भाई ड्यूल फ्रंटल क्राइसिस एक तरीके से झेल रहा है। ड्यूल फ्रंटल क्राइसिस और ब्रेन उसका ओवरलोड स्टेट में है। सॉल्यूशन उसका यही था कि हाई लेवल मल्टीटास्किंग स्किल का यूज़ करके फॉर्मेशन को कंट्रोल करना प्लस बाहर का भी हैंडल करना। नहीं कर पाया तो खत्म भाई, यहीं पे गेम ओवर है फिर तो। और ऐसे ही क्रिटिकल मोमेंट पर फेंगयुआन के
दिमाग में ट्रम्प कार्ड का आइडिया आता है। आइडिया कैसा है तो उसका प्लान पहले यही था। वो यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है अनलिमिटेड क्यूआईसी, इमॉर्टल किलर मूव, अनलिमिटेड क्यूआईसी। ये मूव सिंपल नहीं था, कोर था इसका रैंक 8 इमॉर्टल गू बिग क्यूआई। 10 से ज़्यादा इमॉर्टल गू लगते थे, लाखों इमॉर्टल गू लगते थे, क्यूआई पाथ इमॉर्टल मटेरियल भी लगते थे। मतलब जितना ज़्यादा क्यूआई स्टोर होगा उतना ज़्यादा पावर होगी। फेंगियन मूव पे एक्टिवेट करता है स्काई में, क्लाउड ओशन यहाँ पे एकदम फॉर्म होने लगता है। एक मैसिव वाइड क्यूआई पिलर फॉर्म होता है आसमान के अंदर, जो कि ये जो ब्लैक होल था ना उसके साइड में अपीयर होता है। गोल्डन लाइट से कवर्ड था, इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक था, बूम आवाज आती है। क्यूआई पिलर सीधा फ्लैश बॉल मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। इफेक्ट ये होता है कि मॉन्स्टर एकदम से इमोबलाइज हो जाता है, कुछ हिल ही नहीं पाता, डायरेक्ट एकदम पेनिट्रेट कर जाता है। ये जो पिलर था पूरा ग्राउंड ही हिल जाता है। शिवर दूर से भी एकदम शॉक हो जाती है देखते हुए कि अरे भाई हेवंस, क्या खतरनाक पावर है। फ्लैश मॉन्स्टर ग्राउंड पर दबा दिया जाता है, स्ट्रगल एकदम जैसे-तैसे कर रहा था। साइज़ उसका धीरे-धीरे अब यहाँ पे छोटे होने लगता है। 10 फीट, 20, 30 स्लोली डिसइंटीग्रेट होने लगता है और फिर ब्लैक होल बंद हो जाते हैं। अंदर से एक क्राई की सुनाई देती है, यानी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हेवंसविल का क्राई सुनाई देता है। रिज़ल्ट ये होता है कि यहाँ पे 20 सांसों तक अटैक चलता रहता है और फिर स्काई का 80% क्यूआई खत्म हो जाता है। फेंगियन बहुत ज़्यादा थक जाता है, पर फ्लैश मॉन्स्टर ऑलमोस्ट क्रिप्पल्ड हो जाता है। ट्रिबुलेशन टेम्परेरी यहाँ पे रुक जाती है और सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। फेंगयुआन का नेक्स्ट मूव था, चांस मिलते ही वो एक्टिवेट करता है अंडरस्टैंड हेवनली मार्क। हेवनली पाथ दाओमा को रिफाइन करना स्टार्ट करता है। रिजल्ट ये होता है कि 160 से ज़्यादा दाओमाक यहाँ पे रिफाइन हो जाते हैं, फिर 200 के पास पहुँच जाते हैं। पहले उसने 20 करे थे लेकिन अब 200 कर डाले। हेवनली दाव का रिएक्शन कुछ खतरनाक ही होता है भाई। हेवनली दाव यहाँ पे हिल जाता है सब देख के। सडनली फ्लैश बॉल यहाँ पे गायब होता है, ट्रिबुलेशन न्यू फॉर्म में शिफ्ट होता है क्योंकि उसे पता था अगर फॉर्म को चेंज नहीं करा तो फेंगियो ने पे 160 की जगह 200, 200 की 500, 600, 800 और अगर 3000 तक पहुंच गया तो सारे के सारे दावमा की रिफाइन हो जाएंगे। फिर हेवंसविल का गेम खत्म। इसलिए फेंगियोन को वापस एक तरीके से अटेंशन को शिफ्ट करना पड़ता है कि अब अगली ट्रिबुलेशन क्या आएगी। आउटसाइड का डिजास्टर देखते हैं। बाहर भी तो स्पेक्ट्रसोल अटैक कर रहा था, बाहर का देखते हैं। मीनवाइल स्पेक्ट्रसोल यहाँ पे नॉन स्टॉप अटैक कर रहा था। वो होस्ट ऑलमोस्ट ब्रोकन हो गया था, रिपेयर एकदम लग रहा था और बहुत धीरे-धीरे रिपेयर हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था। लू वाइन प्लस बाकी सब यहाँ पे अटैक करते हैं, स्पेक्ट्रसोल इग्नोर कर देता है उनके अटैक को, डायरेक्ट फेंगजॉन के ऊपर ही फोकस शिफ्ट रखता है। तभी बैम आवाज़ आती है, पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस फाइनली यहाँ पे क्रैक हो जाता है और एक होल दिखता है। इनविजिबल मतलब इनविजिबल तो नहीं लेकिन विजिबल दिख रहा, अंदर दिख रहा था कि क्या-क्या सीन है। होता है ना थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा होल होता है, वैसा टाइप का था। स्पेक्ट्रसोल एकदम भाई अंदर से झटका खाता है। फेंगियोन का सफ़ेद फेस, थका हुआ, वीक स्टेट में वो देख लेता है कि फेंगियोन एकदम थक चुका है। स्पेक्ट्रसोल एकदम समझ जाता है कि यही छेद के अंदर अगर मैं घुस जाऊँ तो मार दूँगा। वो कहता है यही मोमेंट है, यही मोमेंट है। फाइनल किलिंग मूव पे प्रिपेयर करता है। स्पेक्ट्रसोल कहता है अब तू खत्म है फेंगियोन, अब तू खत्म है। वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है ना, वो ट्रांसपेरेंट लेयर बस ऐसी मान लो लास्ट डिफेंसिव लेयर है, उसके आर-पार दिख रहा है सब कुछ। फेंगियोन वहाँ पे एकदम खराब स्टेट में साफ-साफ दिख रहा है। अगर भाई स्पेक्ट्रसोल अटैक करता है, इस ट्रांसपेरेंट लेयर के अंदर अटैक करता है, तो भाई लेयर टूटेगी, एकदम होता है ना झिल्ली पन्नी की तरह होती है ना, पन्नी वाली लेयर, वैसे टाइप की वो फटेगी और भाई स्पेक्ट्रसोल का अटैक सीधा फेंगियोन के ऊपर, फेंगियोन खत्म। यही होता है। इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट करता है, इमॉर्टल किलर मूव ईट हार्ट। ये मूव उसने द लेजेंड्स ऑफ फ्रेंज़ो से कॉम्प्रीहेंड किया था। और इसी के साथ स्पेक्टर सोल का क्लिंटन और ज़्यादा इंटेंस हो गया। स्पेक्टर सोल ने कहा, "अब भाई, अब पीसफुल सॉइल हेवी माउंटेन फोर्ट्रेस इस अटैक को रोक नहीं सकता।" और बिल्कुल उसके कहने जैसा ही हुआ। नेक्स्ट मोमेंट ही वो अटैक जाके लगा और फेंगियन भाई ज़ोर से एकदम कर्रा उठा। उसका फेस एकदम ट्विस्ट हो गया। उसने अपना चेस्ट पकड़ लिया फेंगियुआन ने। जैसे जैसे ना उसके हर्ट को कोई ना वाइल्ड बीस्ट चबा रहा हो, एकदम चबा डाल रहा हो उसके दिल को। और भाई ये सीन बड़ा खतरनाक था क्योंकि ये जो चीज़ स्पेक्टर सोल ने बनाई थी ना, ये कॉम्प्रिहेंड करी थी उसने द लेजेंड्स ऑफ फ्रेंज़ो से। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। सीन देखते हैं द लेजेंड्स ऑफ रेंज़ो चैप्टर 5 सेक्शन 33। रेंज़ो ने स्केलेटन हेड को देखा। रेंज़ो कहता है, "अब मैं इस प्रेडिक्समेंट को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट खाऊँगा।" स्ट्रॉन्ग को ज़ोर से हँसा। वो कहता है, "कितना स्टूपिड डिसीज़न है।" स्ट्रॉन्ग को कहता है, "ओह ह्यूमन, तुम्हारा चॉइस बहुत ही फूलिश है।" प्रेडिक्समेंट का बॉडी एकदम शेक हुआ और वो और ज़्यादा छोटा हो गया। उसके नेक से काउंटलेस ट्रिब्यूलेशन निकल कर रेंज़ो पर टूट पड़े। ये ट्रिब्यूलेशन कभी फायर जैसे जल रहे थे रेंज़ो के बोन्स को एकदम बंद करते हुए, कभी एकदम हैमर जैसे थे, जैसे उसके बोन्स को तोड़ दें, और कभी स्टॉर्म जैसे थे, तूफान जैसे जो उसकी बॉडी को हिला दें, कभी लाइटनिंग जैसे जो बार-बार उसके ऊपर गिर रहे थे। फियरगू यहाँ पे चिल्लाया। फियरगू कहता है, "ओह हेवंस! ये तो बहुत स्कैरी है। ये हमें पक्का मार देगा, ये हमें पक्का मार देगा।" करेज गू ने हिम्मत दी और कहा, "ओह ह्यूमन, डरो मत, सहो इस चीज़ को।" सेल्फ गू और एटीट्यूड गू एक साथ चिल्लाया और कहा। सेल्फ गू कहता है, "मैं स्ट्रॉन्ग हूँ।" एटीट्यूड गू कहता है, "मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ।" सेल्फ गू कहता है, "ये सब ट्रिबुलेशन बस छोटी-सी एक तरीके से बारिश है और कुछ नहीं।" वीक गू, बिट्रेयल गू,
फियरगो एक साथ उड़ते हुए बोलते हैं। वीगो कहता है ओह ह्यूमन भाग जाओ इस चीज़ से। धोखे देने वाला यानी बिट्रेयलगो कहता है सेल्फगो की बात मत सुनो ह्यूमन भाग जाओ। फियरगो भी कहता है वो खुद को ही डिसीव हो चुका है, भाग जाओ, भाग जाओ। लेकिन रेंज़ो एकदम भाई फँस चुका था, ट्रबलेशन के बीच फँस चुका था, वो भागने का कोई ऑप्शन था ही नहीं उसके पास। वीक गो, बिट्रेयल गो और फियर गो बोलते हैं, बहुत डेंजरस, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, चलो यहाँ से चलते हैं और वो तीनों यहाँ से उड़कर भाग गए। सेल्फ गो गुस्सा हो गया, सेल्फ गो ने कहा, तुम लोग तो धोखेबाज हो, ट्रेटर्स हो। भाई उसने उन्हें पकड़ लिया और काट लिया, लेकिन वो फिर से एस्केप कर गए। सेल्फ गो उनके बीच मतलब उनके बीच जाना चाहता था, उनका पीछा करना चाहता था। तब रूल्स एंड रेगुलेशन गो आ गए। रूल्स एंड रेगुलेशन ने कहा, उन्हें फॉलो मत करो, सेल्फ गो। रूल्स और रेगुलेशन गो ने आगे कहा, जब इंसान ट्रिब्यूलेशन से डर कर भागता है तो वो अपने आप को धोखा देता है और ये सिर्फ डेथ तक ले जाता है। वीक को और बिट्रेयल को यूज़लेस हैं और फ़ियर को जब ट्रिब्यूलेशन आ जाए तो फ़ियर सिर्फ पेन बढ़ाता है और कुछ नहीं। सेल्फ गो भाई पीछा नहीं करता, फिर उन तीनों का रुक जाता है और कहता है, तुम सही कह रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन। होप गो एकदम से चमक उठता है। होप गो कहता है, ओह ह्यूमन, जब तक तुम्हारे दिल में होप है, तब तक सिचुएशन में होप है। स्ट्रॉन्ग गो फिर से हँसता है। स्ट्रॉन्ग गो कहता है, ओह ह्यूमन, तुम कितने पिटीफुल हो, तुम इतनी ईज़िली होप की बातों पर बिलीव कर लेते हो। स्ट्रॉन्ग आगे कहता है, समझते नहीं हो क्या? ट्रिब्यूलेशन के टाइम सिर्फ होप रखना सिर्फ तुम्हारा पेन लंबा करेगा। जब तुम होप छोड़ दोगे तब तुम्हें रिलीफ मिलेगा। रेंज़ो भाई यहाँ पे चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। वो बस सहता रहता है, उसकी बॉडी एकदम झुक जाती है सहते-सहते, लेकिन वो गिरता नहीं। वो एकदम झुका हुआ था, एकदम बूढ़ों की तरह झुका हुआ था नीचे, लेकिन वो अभी तक गिरा नहीं था। झुका नहीं था बिल्कुल, वैसे वाला नहीं झुका था, जैसे होता है ना घुटनों के बल एकदम ज़मीन पे बैठ जाना, एकदम दब जाना, वैसे नहीं। बस ऐसे बूढ़ों की तरह एकदम झुक जाना, वैसे हो गया था। स्ट्रॉन्ग ने नोटिस करा, रेंज़ो के पैरों पर एक छोटी-सी विंग्स की पेयर थी। वो विंग्स लगातार फ्लैप कर रही थी और उसे खड़ा रहने में हेल्प कर रही थी। स्ट्रॉन्ग फिर से हँसा और कहता है, ओह ह्यूमन, अब मैं तुम्हें एडमायर करने लगा हूँ, लेकिन अब तुम गिरने वाले हो, अब तुम गिरने वाले हो। अपने बोन्स देखो, सब क्रैक से भर गए हैं। रेंज़ो स्टिल यहाँ पे साइलेंट रहा। पहले उसके फेस, बोन्स परफेक्ट थे, लेकिन भाई अब उसके फेस, बॉडी जितनी भी जहाँ की भी बोन्स है ना, सब एकदम क्रैक हो चुकी हैं। शायद अंदर से हॉलो हो चुकी हैं, एकदम खाली खोखली हो चुकी हैं। हर जगह क्रैक्स आ गए हैं। जैसे किसी भी मोमेंट ये सारी बोन्स यहाँ पे टूट जाएँगी और भाई ढाँचा तो बचेगा ही नहीं और फिर क्या होगा? बॉडी ऐसे गिर जाएगी, वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पे सब गू यहाँ पे चुप हो गए क्योंकि बात तो सही थी। लेकिन सारे गू तो यहाँ पे चुप हो गए, लेकिन सिर्फ़ एक गू था जो अभी भी चमक रहा था, लाइट में एकदम चमक रहा था, वो बहुत तेज़ चमक रहा था, वो था होप गू। होप गू कहता है, ओह ह्यूमन, गिव अप मत करना, ट्रिब्यूलेशन स्कैरी नहीं होते, सबसे स्कैरी होता है होप को खो देना। होप को कभी मत खोना ह्यूमन। होप गू की लाइट और ज़्यादा चमकने लग गई, रेंज़ो के बोन्स के क्रैक के थ्रू वो अंदर घुस गई, बोन मैरो तक घुस गई, ये जो होप की लाइट थी। हर इंसान की लाइफ़ में क्रैक्स तो आते ही हैं और वही मोमेंट होते हैं जब होप की लाइट शाइन करती है। रेंज़ो के बोन्स ने होप को एब्ज़ॉर्ब कर लिया और ट्रिब्यूलेशन को खाना शुरू कर दिया। हर क्रैक एक माउथ बन गया, जितना बड़ा क्रैक उतना बड़ा मुँह बन गया और उतनी ज़्यादा ट्रिब्यूलेशन वो डिवोर कर सकता था ये वाला मुँह। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे शॉक हो गया। स्ट्रॉन्ग कहता है ये कैसे पॉसिबल है? जितने ज़्यादा ट्रिब्यूलेशन रेंज़ो ने एब्ज़ॉर्ब किया, उतने स्ट्रॉन्ग उसके बोन्स बन गए। ट्रिब्यूलेशन लोगों को डिस्ट्रॉय भी करते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्गर भी बना देते हैं। जैसे-जैसे ट्रिब्यूलेशन यहाँ पे कंटिन्यू हुई, रेंज़ो के बोन्स गोल्डन लाइट में शाइन करने लग गए। ट्रिब्यूलेशन और भी ज़्यादा वॉयलेंट हो गई और रेंज़ो के बोन्स फ्लेम्स में जलते हुए एकदम दार्ज़लिंग गोल्डन लाइट से एकदम बन गए, भाई चमकने लग गए। पूरे बोन्स ही एकदम गोल्डन हो गए, ऐसा लग रहा था गोल्ड की बोन्स है यहाँ पे रेंज़ो की। धीरे-धीरे रेंज़ो सीधा खड़ा होने लग गया। उसने अपने बैक को सीधा करा और हेड को ऊपर उठाया, चेस्ट को एकदम फिर से फुलाया, एकदम भाई सीधा एकदम स्ट्रेट पोज़ीशन में आ गया, स्टैंडिंग पोज़ीशन में। काउंटलेस टॉर्चर एंड्योर करने के बाद उसका स्केलेटन एक गोल्डन पिलर की तरह एकदम चमक रहा था। वो सीधा ट्रिब्यूलेशन के बीच खड़ा था और ये था मैरिड ट्रिब्यूलेशन गोल्डन स्केलेटन। उसके स्कल के ऊपर नेचुरली एक क्राउन सा ग्रो हो गया। हेवन कनेक्टिंग बोन क्राउन था इसका नाम। इंसान जब भी सफ़र करता है, सफ़रिंग होती है और डिज़ास्टर को फेस करता है इंसान, वो फ्यूचर में उसकी अचीवमेंट का क्राउन बन जाते हैं। और अभी भी ट्रिब्यूलेशन खत्म नहीं हुई थी, लेकिन रेंज़ो बोल सकता था। रेंज़ो कहता है, मुझे समझ आ गया। फेट के अरेंजमेंट्स होते हैं और ट्रिब्यूलेशन उन्हीं अरेंजमेंट का पार्ट हैं, लेकिन मैं एंड्योर कर सकता हूँ, मैं सह सकता हूँ। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, वो भी एक्चुअली सही जा सकती है, एंड्योर की जा सकती है।
स्ट्रॉन्ग यहाँ पर शॉक्ड रह गया। सेल्फ गो ने रियलाइज़ किया और कहा, अब समझ आया, ओह ह्यूमन, तुम ऑर्डिनरी अबियस से निकले हो, इसलिए तुम ये पॉसिबल एक तरीके से ये मतलब ट्रिब्यूलेशन को सह पा रहे हो, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ट्रिब्यूलेशन तक को तुम सह पा रहे हो, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल बन गई, इम्पॉसिबल भी तुम्हारे लिए पॉसिबल बन गया। स्ट्रॉन्ग ने देखा कि ट्रिब्यूलेशन रेंजो को हरा नहीं पा रही, तो वो और काम रहने की कोशिश करते हुए कहता है, ओह ह्यूमन, याद रखो, जब तक तुम्हारे पास होप गो है, ये ट्रिब्यूलेशन रुकेगी नहीं। होप जब तक तुम्हारे पास है ना, ट्रिब्यूलेशन भी तुम्हारे पास आती रहेगी रेंजो, याद रखना। क्या तुम बेट को डिले करना चाहते हो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मान लेता हूँ तुम पास हो गए। अब हमारी बारी है तुम्हें खाने की। रेंजो ने कहा, तुम मेरे कौन से पार्ट को खाना चाहते हो? स्ट्रॉन्गू हँसा, उसके चेस्ट की तरफ पॉइंट करा और कहा, अब मैं तुम्हारे हर्ट को खाऊँगा। रेंजो एकदम से हिल गया। हर्ट्स को खाऊँगा, सॉरी हर्ट्स यानी दिल को खाऊँगा, बहुत सारे दिल। हर्ट के बिना इंसान कैसे ज़िंदा रहेगा? स्ट्रॉन्गो एक्साइटेड हो गया और कहा, जल्दी, जितने भी तुम्हारे पास हर्ट्स हैं ना, सारे निकालो। रेंजो ने बिना हेजिटेशन के साथ अपना हर्ट ऑफ सिंपैथी निकाला। स्ट्रॉन्गो ने तुरंत ही उसे प्रेडिक्मेंट के नेक में डाल दिया कि ले खा ले तू, और उसके स्टमक में वो चला गया इस रेंजो का हार्ट। प्रेडिक्मेंट का बॉडी जो बेली था धीरे-धीरे एकदम एक्सपेंड होने लग गया। उसका हार्ट जब उसके पेट में गया तो उसका बेली फूलने लग गया, स्टमक फूलने लग गया। जब लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, तो सबसे पहले उनका सिंपैथी वाला हार्ट ही खत्म होता है। फिर रेंजो ने हार्ट ऑफ लोबलनेस को निकाला। ये जो सिंपैथी वाला हार्ट है ना, इसका मीन्स ये होता है कि जब तुम खुद प्रॉब्लम को फेस करते हो ना, तो तुम किसी और की मदद नहीं कर रहे, तुम्हें सिंपैथी फील नहीं होती है फिर। मीन्स ये है कि मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि तुम्हारे पास ना ₹200 हैं, ठीक है? अब तुम ₹200 हमेशा हर दिन के तुम्हें ₹200 मिलते हैं। अब क्या हो एक दिन कि तुम्हें 200 की जगह ₹5 ही मिले। लेकिन एक चीज़ थी कि जब तुम्हें ₹200 मिलते थे ना, तुम उसमें से ना ₹5 हर दिन किसी एक मतलब ज़रूरतमंद को दे देते थे। बस ऐसे ही दे देते थे ₹5 हर हर दिन देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, 200 की जगह तुम्हें बस ₹5 मिल रहे थे। तो जैसे तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आई, तुम दिक्कतों में आए, तभी तो तुम्हें अब ₹200 नहीं मिल रहे। तो तुम्हारा हार्ट ऑफ सिम्पैथी चला गया। यानी तुमने वो ₹5 देना बंद कर दिया, ये सोचकर कि मैं क्या खाऊँगा फिर। अब आगे देखते हैं। फिर रेंज़ो ने हार्ट ऑफ नोबलनेस निकाला। प्रेडिक्मेंट ने उसको भी खा लिया। बेली और ज़्यादा उसका बड़ा हो गया प्रेडिक्मेंट बीस्ट का, लेकिन इस बार डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा था। फिर रेंज़ो ने अपना ओरिजिनल हार्ट निकाला। रेंज़ो कहता है, ओह होगो, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डालना चाहता। ये हार्ट मैं उस प्रेडिक्मेंट यानी बीस्ट को दे रहा हूँ। तुम चले जाओ, वरना शायद तुम्हें दिक्कत हो जाए, तुम दिक्कत में फँस जाओगे होगो। होगो ने उस हर्ट में ही था, लेकिन वो बाहर नहीं आया। होगो ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है, यही तुम्हारा दिल मेरा घर है। ओह ह्यूमन, मुझे भी साथ में डाल दो इस चीज़ के, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, डाल दो मुझे। रेंज़ो के पास ऑप्शन नहीं था, स्ट्रॉन्गो एकदम जल्दी-जल्दी चिल्ला रहा था कि डाल भाई डाल, जल्दी डाल। उसने अपना ओरिजिनल हर्ट भी दे दिया। और भाई प्रेडिक्मेंट ने उसे भी खा लिया। वैल्यू उसका और ज़्यादा फूल गया बीस्ट का, प्रेडिक्मेंट का। और प्रेडिक्मेंट लोगों की होप को भी छीन लेते हैं, तो ये बीस्ट ऐसा ही था। जैसे ही होप गया, सारी ट्रिब्यूलेशन यहाँ पे गायब हो गई, प्रेशर कम हो गया, लेकिन रेंज़ो के अंदर डीप सैडनेस आ गई। रेंज़ो चिल्लाया, सॉरी रेंज़ो कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्गो यहाँ पे चिल्लाया। स्ट्रॉन्गो चिल्लाते हुए कहता, जल्दी लास्ट हर्ट भी निकालो, यानी लास्ट वाला जो दिल है ना तुम्हारे पास, उसको भी निकालो। भाई उसने रेंज़ो के चेस्ट की तरफ पॉइंट करा और हर्ट ऑफ लोनलीनेस भाई वो भी बोला। रेंज़ो हेजिटेट हुआ। ये उसका लास्ट हर्ट था, यानी आखिरी दिल था, और इसमें सेल्फ गो भी था। इसके बिना वो मर सकता था। स्ट्रॉन्गो उसको भाई एकदम धमकी देने लग गया, कहा जल्दी, जल्दी निकाल इस हर्ट ऑफ लोनलीनेस को। स्ट्रॉन्गो ने कहा, नहीं निकाला तो हम खुद तुम्हें पूरा का पूरा ही खा जाएँगे। सेल्फ गो जो ऑलरेडी डिसीव हो चुका था बोला, दे दो उन्हें, कुछ नहीं होगा, हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, कोई नहीं। स्ट्रॉन्गो ने वेट नहीं करा और भाई उसने हर्ट ऑफ लोनलीनेस को ग्रैब करा और प्रेडिक्मेंट बीस्ट के अंदर डाल दिया। सेल्फ गो ने बोला था हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अगर मैंने गलती से बोल दिया हो कि स्ट्रॉन्ग हो तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गो ने बोला था नहीं निकाला तो हम इसे पूरा का पूरा खा जाएँगे, तुमको ही हो, तुम्हारा हर्ट और तुम्हारी बॉडी हम सारा ही खा जाएँगे। लेकिन फिर सेल्फ गो ने कहा, जो ऑलरेडी डिसीव हो चुका था, उसने बोला कि दे दो उन्हें, कोई बात नहीं, मैं इसके अंदर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हर्ट ऑफ लोनलीनेस के अंदर सेल्फ गो रहता है, तो याद रखना। स्ट्रॉन्ग गो ने वेट नहीं करा, पूरा एकदम भाई खा गया, प्रेडिक्मेंट को दे दिया। अब रेंज़ो के पास कोई दिल ही नहीं बचा था, वो ग्राउंड पर गिर गया, लाइफ का कोई साइन नहीं था, वो खड़ा भी नहीं हो पाया और रेंज़ो मर गया। रूल्स एंड रेगुलेशन गो उड़कर आए। रूल्स एंड रेगुलेशन गो ने कहा, ओह ह्यूमन, तुम मर गए, अब हम फ्री हैं। करेज गो और एज गो भी यहाँ से चले गए। करेज गो ने कहा, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एज गो ने कहा, ये लाइफ ये लाइफ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रेडिक्मेंट था, यानी सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा डिज़ास्टर या सबसे बड़ा प्रेडिक्मेंट था। सिर्फ सेल्फ गो बचा था। वो रेंज़ो के कॉर्प्स यानी वो जो बॉडी थी उसके अराउंड घूम रहा था। एटीट्यूड को भी जाना चाहता था, लेकिन सेल्फ गो ने उसे पकड़ लिया था। स्ट्रॉन्ग को ज़ोर से हँसा। स्ट्रॉन्ग को कहता है, "हा, हा, 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 ओह ह्यूमन!
तुम कुछ खास नहीं थे, देखा। फिर उसने नोटिस करा, स्ट्रॉन्ग को कहता है, हैं? प्रेडिक्टमेंट क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? उस बीस्ट को देख रहा था जिसने सारे हर्ट खाए थे। प्रेडिक्टमेंट बीस्ट हिल गया था। प्रेडिक्टमेंट अपने भाई ब्लोटेड स्टमक को पकड़कर दर्द से एकदम भाई रोल कर रहा था। लोनलीनेस डाइजेस्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। जितना बड़ा प्रेडिक्टमेंट उतनी ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है। बूम! अचानक प्रेडिक्टमेंट का स्टमक फट गया और उसके अंदर से रेंज़ू के हर्ट ऑफ लोनलीनेस, स्किन, फ्लेश सब यहाँ पे फ्यूज़ होकर एक लड़का बन गए। स्ट्रॉन्गू यहाँ पे शॉक में आ गया। स्ट्रॉन्गू ने कहा, तुम कौन हो जो जस्ट अभी यहाँ पे सब कुछ मिक्स होके पैदा हुए हो? ये जो लड़का था, लड़के ने कहा, ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल, मैं रेंज़ू का बेटा हूँ। मेरा नाम है ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल। देखा एक और बच्चा पैदा हुआ। वो तुरंत ही जंप करके स्ट्रॉन्ग को पकड़ लेता है। स्ट्रॉन्ग वो स्ट्रगल करता है, तब सेल्फ गू आता है और उसे बाइट करता है। स्ट्रॉन्ग गू वीक हो जाता है। लड़का चिल्लाता है। यहाँ पे ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल ये लड़का था, ये चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ भाग रहे हो? वो स्ट्रॉन्ग गू को पकड़कर अपने चेस्ट में डाल लेता है। स्ट्रॉन्ग गू उसके हार्ट में ट्रैप हो जाता है और भाग नहीं पाता। ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल हंसता है और कहता है, ये मेरा हार्ट ऑफ एम्बिशन है। तुम यहाँ से नहीं निकल सकते स्ट्रॉन्ग गू। फिर वो प्रेडिक्टमेंट के अंदर से रेंज़ू के बाकी हर्ट्स को निकालता है और उन्हें वापस से रेंज़ू की बॉडी में डाल देता है और रेंज़ू वापस से ज़िंदा हो जाता है। इसी के साथ द लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू यहाँ पे रुक जाती है। अब हम आगे देखते हैं अपने प्रेज़ेंट टाइम के अंदर, जहाँ पे स्पेक्टर सोल ने खतरनाक अटैक करा था ईट हर्ट नाम का, जो यहाँ पे फेंगयुआन के ऊपर लग चुका था। स्पेक्टर सोल का ईट हर्ट अटैक फेंगयुआन के ऊपर लगा और फेंगयुआन यहाँ पे दर्द में एकदम कर्रा उठा। उसका दिल यहाँ पे स्पेक्टर सोल चबा डाल रहा था। पता नहीं कैसा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट उसका दिल चबा रहा हो, उससे उसका दिल चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। इंसान का हर्ट उसकी लाइफ़ का कोर होता है और बॉडी की सबसे फैटल वीकनेस होती है। स्पेक्टर सोल का फूड पाथ किलर मूव ईट हर्ट इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ये मूव बिटर टेस्ट और स्वेलो लॉस से भी ज़्यादा डेंजरस है। वो मूव्स सिर्फ बैटल का बैलेंस शिफ्ट करते थे, पर ईट हर्ट डायरेक्ट फैटल अटैक था। अगर हिट हो गया तो फाइट ऑलमोस्ट खत्म, यानी सामने वाला पर्सन खत्म, यानी फेंगयुआन मारा जाएगा। और फेंगयुआन हिट हो चुका था। फेंगयुआन का पीसफुल सॉइल हैवी माउंटेन फोर्ट्रेस स्ट्रांग था, पर फूड पाथ के अगेंस्ट डिफेंस नेचुरली वीक होता है। और अब तो फोर्ट्रेस में होल भी बन चुका था, डिफेंस और वीक हो चुका था। इवन परफेक्ट फोर्ट्रेस भी ईट हर्ट को फुली ब्लॉक नहीं कर सकता था। फेंगयुआन को डायरेक्ट इम्पैक्ट मिला था और उस मोमेंट पर फेंगयुआन को डेथ का फील आता है। बॉडी फ्रीज, कोई काउंटर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। उसके सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी में हेवली दाओ भी रिएक्ट करता है, न्यू ट्रिबुलेशन को स्टॉप करता है, दाओ मॉक को स्प्रेड करता है, फेंगयुआन को बांधने की कोशिश करता है और वो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता था, सिर्फ वेट फॉर डेथ। फेंगयुआन के पास बस यही ऑप्शन था। और यहाँ पे फ़ील ऐसा दे रहा है ना, जैसे ये जो फेंगयुआन के ऊपर अटैक लगा ना ईट हर्ट, ये एकदम ऐसा लग रहा है कि फेंगयुआन यहाँ पे रेंज़ू है जिसका दिल खाया जा रहा है। और स्पेक्टर सोल ने जो अटैक करा है ना ईट हर्ट वाला, स्पेक्टर सोल यहाँ पे उसी बीस्ट की तरह है जो प्रेडिक्टमेंट था। प्रेडिक्टमेंट बीस्ट ने उस रेंज़ू का हार्ट खा लिया था ना, तो ऐसा लग रहा है कि स्पेक्टर सोल ने फेंगयुआन का हार्ट खा लिया है। अब इसी के ऊपर बेस है ये, देखते हैं कि फेंगयुआन रेंज़ू की तरह बच पाएगा कि नहीं। लू वाइन तुरंत ही रिएक्ट करता है। लू वाइन कहता है, अर्थ पाथ बैटलफील्ड एक्टिवेट। भाई येलो सैंड ड्रैगन्स बन जाते हैं, स्पेक्टर सोल को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, पर स्पेक्टर सोल ईज़िली उनको ब्लॉक कर लेता है। उसके पास इतने सारे हाथ हैं, हंड्रेड्स ऑफ आर्म्स थे भाई, सब ब्लॉक कर दिया उसने, यानी 200-300 हाथ लगा के डिफेंस बना लिया। और अभी भी स्पेक्टर सोल अपना फोकस हटा नहीं रहे, सब आस-पास अटैक करे जा रहे हैं स्पेक्टर सोल के ऊपर, लेकिन स्पेक्टर सोल की नज़र सीधा फेंगयुआन के ऊपर है। उसके हाथ ही हैं जो इधर से उधर इन चीज़ों को रोक रहे हैं, इधर से उधर जो अटैक आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं। अदरवाइज़ स्पेक्टर सोल का पूरा फोकस फेंगयुआन के ऊपर है, नज़र बिल्कुल नहीं हट रही है फेंगयुआन के ऊपर से स्पेक्टर सोल की। लू वाइन यहाँ पे शॉक हो गया, वो कहता है, ओह नो! क्यूआई से सिस्टर और वुशुआई भी अटैक करते हैं। क्यूआई से सिस्टर और वुशुआई, पर स्पेक्टर सोल क्या कर सकता था भाई? स्पेक्टर सोल तो भाई एकदम सबको इग्नोर करता है, पीछे मुड़ कर नहीं देखता भाई इन दोनों को वो, और अटैक पे अटैक। वो डैमेज लेने को भी रेडी था, पर फेंगयुआन को मारना प्रायोरिटी थी। फेंगयुआन के पास थॉट्स भी कम थे, अनलिमिटेड क्यूआईसी का बैकलैश भी लगा था। फेंगयुआन एकदम इंटरनली क्या मतलब कहता है, क्या क्या यही मेरा एंड है? क्या यहीं पर मैं मारा जाऊँगा? स्पेक्टर सोल का लेवल क्लियर था, पहले भी कंट्रोल में था और अब तो फुल पावर में सबको ओवर पावर कर रहा था। हर डिसीजन इंस्टेंट रिजल्ट दे रहा था, एनिमी को एक तरीके से रिकवर करने का चांस ही नहीं देता। यहाँ पे फेंगयुआन गिव अप नहीं करता और फेंगयुआन इंटरनल अपने अंदर सोचते हुए कहता है, चाहे चांस कितना भी छोटा हो, पर रियलिटी कोई किलर मूव नहीं यूज़ कर सकता, ईट हर्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता। और वो एक्सपेक्ट करता है रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का यूज़ करने का, लेकिन सडनली फेंगयुआन का एक्सप्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, पेन गायब, फेस पे एक वियर्ड सी स्माइल आ जाती है। फेंगयुआन चिल्लाते हुए कहता है, अगर
अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यूआईजू। स्पेक्ट्रल सोल यहाँ पे रिएक्ट करता है, एक पेयर ऑफ आइज़ यहाँ पे भाई उसकी दूसरी साइड जाती हैं और छोटी हो जाती हैं। स्पेक्ट्रल सोल कहता है, "ये ब्लफ? ये कोई ब्लफ है क्या? उसने क्यूआईजू का नाम क्यों लिया?" वो पीछे मुड़ता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है, डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ऑलरेडी अटैक कर चुका था। बूम आवाज़ आती है, शीलैंड मीटियोर की तरह गिरता है स्पेक्ट्रल सोल की बैक के ऊपर और बूम भाई! स्पेक्ट्रल सोल के ऊपर ही अटैक हो जाता है। क्यूआईजू, डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ने फेंग युआन का साथ देके स्पेक्ट्रल सोल के ऊपर अटैक कर दिया। ये क्या सीन था भाई! इम्पैक्ट तो बड़ा खतरनाक था। स्पेक्ट्रल सोल ग्राउंड पर गिरता है, बॉडी एकदम काउंटलेस में एकदम होल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर स्पेक्ट्रल सोल की। जैसे कोई बलून पंचर हो गया हो। ब्लैक सोल क्यूआई बाहर निकलता है और उसके 100 आर्म्स यहाँ पे टूटकर गिर जाते हैं और स्पेक्ट्रल सोल के बाद अब 500 या 400 ही हाथ बचे थे। भाई ये सीन तो देखने समझने की ज़रूरत है। मतलब स्पेक्ट्रल सोल पीछे मुड़ के देख नहीं रहा था, लेकिन फेंग युआन ने यहाँ पे एक वर्ड बोला, डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू, और जैसे उसने क्यूआईजू बोला, स्पेक्ट्रल सोल को लगा कि अरे कोई दिक्कत तो नहीं है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन उसे देखना पड़ गया कि क्या ये मतलब फेंग युआन मज़ाक कर रहा है कि उसने डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू को अपनी साइड ले लिया, वो मेरे पे अटैक करेगा। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसे फिर भी देखना पड़ा और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वही हो भी चुका था। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू स्पेक्ट्रल सोल को धोखा देके फेंग युआन की साइड आके स्पेक्ट्रल सोल के ऊपर अटैक कर चुका था। भाई ये सीन तो देखने लायक था। स्पेक्ट्रल सोल यहाँ पे चीख कर कहता है, क्यूआईजू। स्पेक्ट्रल सोल गुस्से से एकदम भर गया था, सीधा डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू को एकदम घूरता है। क्यूआईजू तुरंत ही शीलैंड वापस खींचता है और डिस्टेंस बना लेता है, फुल अलर्ट था। एक तरीके से रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब एक तरीके से रिटेलिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है। स्पेक्ट्रल सोल गुस्से में कहता है, "तू पागल है क्या क्यूआईजू?" वो ज़ोर से ज़मीन पर पैर मारता है और बूम साउंड आती है। फाइनली वो अपना बैलेंस वापस बनाता है। इवन इतना पुराना मॉन्स्टर भी एक तरीके से इस मोमेंट पे रेज को लूज़ कर देता है। फेंग युआन को मारने ही वाला था, लेकिन भाई उसके अलाई ने उसे धोखा दे दिया क्यूआईजू ने। क्यूआईजू हवा में रुक कर एकदम उसको देख रहा था। वो फेंग युआन का एक्सप्रेशन याद करता है। क्लियर है, फेंग युआन ने जानबूझकर ट्रैप सेट किया था। स्पेक्ट्रल सोल को ओपनिंग दिखाने पर मजबूर किया था। क्यूआईजू अंदर से सोचते हुए कहता है, फेंग युआन सच में हेल्पलेस था, या ये भी उसकी एक ट्रिक थी, या शायद स्पेक्ट्रल सोल मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो फिर पॉज़ लेता है, फिर डिसीज़न लेता है और कहता है, अब जो भी हो मुझे स्पेक्टर सोल पे अटैक एक तरीके से कंटिन्यू करना ही होगा। पता नहीं भाई यहाँ पे जो हुआ है इतना तो समझ आ रहा है कि फेंग युआन ने यहाँ पे ना क्यूआईजू से बात कर रखी होगी और क्यूआईजू को ऐसा लग रहा है कि शायद फेंग युआन स्पेक्टर सोल को ये दिखाएगा। मतलब होता नहीं है कि फेंग युआन ने ही वहाँ पे होल बनवाया हो ताकि स्पेक्टर सोल उसे देखे फिर वहाँ से अटैक करे, फेंग युआन के ऊपर अटैक लग जाए। स्पेक्टर सोल को ऐसा लगे कि अब फेंग युआन मर जाएगा और फेंग युआन अपने आप को सैक्रिफाइस दिखाने के लिए, स्पेक्टर सोल को ऐसा दिखाने के लिए उसने ऐसा सब कुछ करा हो। यानी जो भी कुछ हुआ था स्पेक्टर सोल खुद नहीं कर रहा था, बल्कि वो किसी के ट्रैप में फँसा जा रहा था। स्पेक्टर सोल भाई ट्रैप में फँस गया और डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू ने अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा है क्यूआईजू को, ऐसा लग रहा है कि शायद फेंग युआन का ये प्लान था। तभी ये सब इसमें ट्रिक हो गया, स्पेक्टर सोल भी ट्रिक हो गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि क्यूआईजू ये भी सोच रहा है कि क्या सच में फेंग युआन मरने वाला था? अगर मरने वाला था तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब उसने अटैक कर ही दिया स्पेक्टर सोल के ऊपर तो भाई अब आगे पैर बढ़ा लिया है, पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। डिसीजन फाइनल था कि स्पेक्टर सोल के ऊपर अटैक करो। ईट हर्ट ब्रेक हो चुका था, स्पेक्टर सोल को बैकलैश लगा था। इस गैप में फेंग युआन जल्दी से फोर्ट्रेस को रिपेयर करता है, होल को सील कर देता है। फेंग युआन काम टोन में कहता है, स्पेक्ट्रल सोल इतना गुस्सा मत करो, मैं पहले ही क्यूआईजू के साथ डील कर चुका हूँ। स्पेक्ट्रल सोल तुरंत ही कहता है, इम्पॉसिबल, मैंने चेक किया था, कोई अलायंस एग्रीमेंट नहीं था इसकी और तुम्हारे बीच। क्यूआईजू बोलता है कि मैं किसी इन्फॉर्मेशन पाथ एग्रीमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं करता बे। स्पेक्ट्रल सोल, तुमने मुझे टेम्प्ट किया था पर फेंग युआन ने पहले क्या, मतलब फेंग युआन ने तो मुझे पहले ही डील कर लिया था, तुम तो बाद में आए, इसलिए फेंग युआन का डील सबसे बढ़िया लगा और ज़्यादा भी था तुमसे, इसलिए मैंने ले लिया। बात खत्म होने से पहले क्यूआईजू पर फिर से अटैक करता है। क्यूआई स्टॉर्म जैसा मूव स्पेक्टर सोल के ऊपर क्रैश करता है। लू वाइन यहाँ पे साइड से देखकर खुश हो रहा था। लू वाइन यहाँ पे समझ जाता है कि सिचुएशन यहाँ पे फ्लिप हो गई है। वू शुआई प्लस क्यूआई सिस्टर भी यहाँ पे शॉक्ड हो गए और एक्साइटेड हो गए। उनको पहले आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। मतलब यहाँ पे डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू पहले से उनका साथ दे रहा था, उनको ये आइडिया भी नहीं था। लू वाइन यहाँ पे एनालिसिस मोड में कहता है, फेट वॉर के बाद उसने डिटेक्ट किया कि स्पेक्टर सोल जिंदा है और स्ट्रॉन्गर है। डायरेक्ट लोकेशन नहीं मिला था, तो गैस लगाया कि स्पेक्टर सोल फेंग युआन को टारगेट ज़रूर करेगा, तो फेंग युआन को मैं अपने पास बुलाता हूँ, स्पेक्टर सोल भी पीछे-पीछे आएगा, इसलिए फेंग युआन को कॉन्टैक्ट किया था लू वाइन ने। और एक तरीके से इनिशियली फेंग युआन डाउटफुल था, बाद में सविनय इमॉर्टल बॉडी का सीक्रेट लीक हो गया, ट्रस्ट बढ़ गया कि शायद अब स्पेक्टर सोल अटैक करने आएगा ज़रूर। फिर यहाँ पे एंट्री होती है डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू की, फेंग युआन ट्राई करता है कॉन्टैक्ट करने का लेकिन फेल हो गया। लेकिन एक कोइंसिडेंस से क्यूआईजू खुद क्यूआई सिस्टर के मतलब एक तरीके से अटैक करने आ गया, क्यूआई सिस्टर के ऊपर अटैक करने आया डीमन इमॉर्टल क्यूआईजू। फेंग युआन ने सीक्रेटली डील सेट कर ली है और अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है कि क्यूआई सिस्टर मैं खुद हूँ, और क्यूआईजू समझ जाता है कि फेंग युआन सीरियस है कॉर्पोरेशन में। और डील यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, फेंग युआन मल्टीपल ट्रू इनहेरिटेंस को देता है, क्यूआईजू क्यूआई पाथ रिस्ट्रिक्शन सीक्रेट प्लस सपोर्ट देता है, लूज एग्रीमेंट नो बाइंडिंग, यानी कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, बस एक दूसरे को बेनिफिट के लिए दे रहे थे।
रिज़ल्ट ये हुआ कि फेंग युआन को ह्यूज बेनिफिट मिला, क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, क्यूआईसी क्लोन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो अब समझ आया फेंग युआन को क्यूआई हार्वेस्ट फ्रूट को हटाने का मेथड डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू ने दिया था सपोर्ट की हेल्प से। प्लस क्यूआईसी एंसेस्टर का जो क्लोन बना था फेंग युआन का, मतलब फेंग युआन ने क्यूआईसी एंसेस्टर का जो क्लोन बनाया फ्रूट के अंदर से जो पैदा हुआ है, जैसे डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू फ्रूट के अंदर से पैदा हुआ था, सेम यही मेथड फेंग युआन को दे दिया डीमन इमॉर्टल क्यूआई जू ने, और फेंग युआन ने क्यूआईसी क्लोन को बना लिया। और बाद में स्पेक्टर सोल भी क्यूआई जू को कॉन्टैक्ट करता है, क्यूआईजी समझ जाता है कि फेंग युआन का क्या प्लान है। और पर कंपैरिजन देखा जाए तो स्पेक्टर सोल ऑफर कर रहा था जो चीज़ें वो वीक थी, लेकिन फेंग युआन जो ऑफर कर रहा था इनसेन चीज़ें थी। क्यूआईजी अंदर से सोचते हुए कहता है, एक डीमन वेनरेबल इतना कंजूस कैसे हो सकता है? और फिर उसका रियलाइजेशन होता है स्पेक्टर सोल अपने कोर इनहेरिटेंस शेयर नहीं कर रहा। फेंग युआन के पास ऑलमोस्ट सब कुछ है, तो फेंग युआन से डील करना बेहतर रहेगा। क्यूआईजी शॉक होता है कि भाई फेंग युआन के पास रेड लोटस, थीविंग हेवन, जायंट सन, स्पेक्टर सोल, रेकलेस सेवेज, प्रिमोडियल ऑरिजिन, जेनेसिस लोटस, पैराडाइज अर्थ और लिमिटलेस और भी मल्टीपल इनहेरिटेंस है बाकी लोगों की, लेकिन मेन वाली ये सारी वेरिएबल्स की थी। कीवर्ड जो अंदर से शॉक होते हुए कहता है, ये आदमी इतना अमीर कैसे है भाई? इतना रिच कैसे है फेंग युआन? और भाई फेंग युआन इस मोमेंट पर वर्ल्ड का या हिस्ट्री का सबसे रिचेस्ट इंसान बन चुका था, स्पेशली ट्रू इनहेरिटेंस के केस में। स्पेक्टर सोल की शैडो सेक्ट ने सालों तक सर्च किया था, इनहेरिटेंस मिलती थी, इनकम्प्लीट मिलती थी। हर वेरिएबल अपना सिस्टम यूनिक बनाता था, डिस्ट्रॉय करने से भी फुल बेनिफिट नहीं मिलता था। तो बिगेस्ट गेन यहाँ पे रेड लोटस इनहेरिटेंस से था, वो भी डेरिवेटली दिया गया था कॉर्पोरेशन के लिए फेंग युआन को। पर फेंग युआन का क्या है? मल्टीपल कंप्लीट इनहेरिटेंस है फेंग युआन के पास, अलग-अलग वेरिएबल के अरेंजमेंट के अंदर वो आता है, तो उसको इनहेरिटेंस मिल गई। इनसेन वेल्थ थी फेंग युआन के पास। डीमन इमॉर्टल की वजह जो इमोशंस भाई उसके पास ऐसे आए कि भाई जेलस हो गया डीमन इमॉर्टल की वजह जो, बहुत एनवी फील करा, हेटेड भी फेंग युआन के खिलाफ फील करा। डीमन इमॉर्टल क्यूआईजी अंदर से सोचते हुए कहता है, स्पेक्टर सोल भी इसके सामने गरीब लगता है भाई फेंग युआन के। क्यूआईजी यहाँ पे रियलाइज़ करते हुए कहता है, फेंग युआन ने उसे एक प्यादे की तरह यूज़ करा है स्पेक्टर सोल को रोकने के लिए, और इनडायरेक्टली उसको डैमेज भी कराया है। पर फिर भी धोखा देना ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि फेंग युआन एक तरीके से जनरस है, नीड को समझता है, फ्यूचर बेनिफिट क्लियर दिखाता है कि देखो, तुम अगर काम किए हो तो तुम्हें बेनिफिट दूँगा। मतलब फेंग युआन का ये कहना है कि फेंग युआन उसकी तरह है, एक ऐसे बिज़नेसमैन की तरह है कि जो कहता है कि तू मुझे काम करके दे, मैं तेरे को उतना पैसा दूँगा जितना तू, मतलब तेरी औकात है, मैं तेरे को उतना दूँगा, तू उतने काम करने वाला बन। लेकिन ये जो बाकी लोग होते हैं ना, एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉस की तरह हैं, जो काम इतना करवाते हैं लेकिन कंजूसी में देता, मतलब ज़रा-सा देते हैं। बंदे के पास है औकात इतना लेने की, लेकिन मिलता उसे ज़रा-सा है, तो ये स्पेक्टर सोलता है एक तरीके से। कोई नहीं, आगे देखते हैं। बड़ा खतरनाक सीन था भाई। मीनवाइल सीन देखते हैं कि भाई जो दोनों साइड खेल रहा था, स्पेक्टर सोल को स्पेक्टर सोल की इन्फॉर्मेशन देता है, स्पेक्टर सोल से ज़्यादा रिवॉर्ड माँगता था। पर पूरे मैक्स टाइम प्रॉफिट किसका था? फेंग युआन का ही था भाई। बैटल स्ट्रैटेजी बड़ा खतरनाक यहाँ पे चल रही थी। फेंग युआन का प्रॉफिट किस चीज़ में है? एक चीज़ बता दूँ, डिफेंस के अंदर प्रॉफिट है उसका। ये जो दाओमाक रिफाइन करा है उसके आगे का प्रॉफिट है। रिफाइन करने में, टाइम मिलने में प्रॉफिट है। और अगर वैसे प्रॉफिट की बात करी जाए तो भाई डीमन इमॉर्टल की वैल्यू, वो तो दोनों साइड से खेला तो दोनों साइड का प्रॉफिट तो उसे होगा ही। अब देखते हैं, फेंगयुआन का सविनरी मॉडल प्राइमेसी के अंदर डेंजर बढ़ चुका था। मैरिट रेवोल्यूशन चेंज होता है और स्पार्क ब्लोइंग ग्रे वाइंड बन जाता है। इफेक्ट ये होता है कि ग्रे वाइंड जहाँ-जहाँ जाता सब जल जाता। ऐश, स्पार्क्स, टोटल डिस्ट्रक्शन था। 5 मिनी रीजन प्लस 9 हेवेंस यहाँ पे अफेक्टेड हो गए इससे। डैमेज करीबन 20% डेवलपमेंट हाफ डिस्ट्रॉय हो चुका था। मल्टीपल रिसोर्स पॉइंट खत्म हो चुके थे। फेंगयुआन का फोकस शिफ्ट होता है कि रिसोर्स को भगाओ यहाँ से, रिसोर्स को छोड़ो, मर जाने दो, खत्म हो जाने दो रिसोर्स को। लोगों को बचाओ, यहाँ पे जो लोग हैं जैसे ह्यूमन्स है और वेरिएंट ह्यूमन्स है ना, उनको बचाओ। यही रियल वेल्थ थी। इनसाइड फोर्ट्रेस के फेंगयुआन यहाँ पे भाई मुँह से ब्लड थूकता है। बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। रीज़न क्या था? ईट हार्ट का किलर मूव उसे लगा था और थोड़ी देर उसके ऊपर भाई उसे सहना पड़ा था। रियलिटी यही होती है कि थोड़ा-सा अगर और डिले होता तो भाई डेथ कन्फर्म थी फेंगयुआन की। और अगर अब भी ये चीज़ रिपीट हो जाए, यानी स्पेक्टर सोल का अटैक दोबारा लग गया, तो गारंटीड डेथ होगी फेंगयुआन की। पर सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। क्यूआईजी धोखा दे चुका था, गेम फ्लिप हो चुका था। अर्लियर क्यूआईजी स्पेक्टर सोल को सपोर्ट कर रहा था, प्रेशर बैलेंस बना हुआ था। लेकिन नाउ क्यूआईजी बिगेस्ट थ्रेट बन चुका था स्पेक्टर सोल के लिए, और यहाँ पे फेंगजुआन के साइड से क्यूआईजी खेल रहा था स्पेक्टर सोल को भाई खत्म करने या पीछे रोकने के लिए। यहाँ पे क्यूआई सिस्टम मूव करता है, ग्रेट क्यूआई हैंड का एक्सप्लोजन यूज़ करता है, स्पेक्टर सोल रिएक्ट करता है और 100 से ज़्यादा आर्म को एक्टिवेट करता है और ब्लैक स्मोक का डिफेंस बनाता है। क्यूआई सिस्टर स्ट्रगल करता है, मूव अनस्टेबल हो रहा था। क्रिटिकल मोमेंट पर क्यूआईजी एंटर करता है और यहाँ पे हेल्प करता है। अपर लोअर ब्रीथलेस क्यूआई का यूज़ करता है और डायरेक्ट हिट लगता है। इफेक्ट ऑन स्पेक्टर सोल बड़ा खतरनाक होता है भाई। ब्रीथिंग रिदम डिस्टर्ब हो जाती है स्पेक्टर सोल की। इमॉर्टल सेंस का फ्लो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है, डिफेंस उसका वीक हो जाता है। क्यूआई सिस्टर फुल पावर का पुश करता है, बूम आवाज़ आती है। ग्रेट क्यूआई हैंड एक्सप्लोजन सक्सेसफुली लैंड होता है और क्यूआई को बूस्ट देता है, पावर डबल हो जाती है।
स्पेक्टर सोल उड़ता हुआ पीछे गिरता है, डज़न्स ऑफ ब्लैक आर्म यहाँ पे फूट जाते हैं, पूरा बॉडी डस्ट बन जाता है, स्मोक में कवर्ड हो जाता है। अब उसके हाथ बचे हैं या नहीं बचे पता नहीं, 400 या 500 हाथ पहले बचे हुए थे क्योंकि 100 तो पहले खत्म हो गए थे, टोटल 600 हाथ थे ना उसके बाद, 100 खत्म हो गए, 400-500 बचे हुए थे, अब शायद वो भी नहीं बचे, बॉडी भी नहीं बची शायद अब स्पेक्टर सोल की। अब आगे देखते हैं, वूश आवाज़ आती है, स्पेक्ट्रल सोल की जायंट बॉडी में जगह-जगह होल्स बन गए थे। उन होल से ब्लैक क्यूआई बाहर निकलने लगता है। उसका जायंट फॉर्म विज़िबली यहाँ पे श्रिंक होने लगता है। लू वाइयन अंदर से सोचते हुए कहता है, अब समझ आया इस फॉर्म में एक दिक्कत है। टेम्परेरी पावर बूस्ट मिला था स्पेक्ट्रल सोल को जो सस्टेन नहीं हो रहा था। लीकेज हो गई तो वीकनेस हो जाएगा। यानी एक तरीके से स्पेक्ट्रल सोल एक बलून की तरह अपनी बॉडी को फुला के पावर को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जहाँ उसके ऊपर होल बना, बलून में होल बना तो वीकनेस दिखेगी, उसके अंदर से दिक्कतें बहेंगी, बहेंगी नहीं मतलब ब्लैक स्मोक बहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी बेसिकली। स्पेक्ट्रल सोल तुरंत ही जो भी यहाँ पे घाव थे, जो छेद थे उन सबको हील करता है, होल्स को यहाँ पे सील करता है और सोल क्यूआई को लीक होने से रोकता है ताकि पावर बूस्ट बना रहे और तुरंत ही काउंटर अटैक मोड में आता है। हंड्रेड्स ऑफ आर्म को दोबारा से क्रिएट करता है, नॉन स्टॉप स्ट्राइक करता है, सबको डॉज करना पड़ता है। पर सिचुएशन अब चेंज हो चुकी थी, सबका मोराल बूस्ट हो गया था क्योंकि सबको विक्ट्री की होप दिख रही थी। डीमन इमॉर्टल क्यूआई जो ट्रांसमिट करता है और कहता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। लू वाइन तुरंत यहाँ पे सैंडस्टॉर्म बैटलफील्ड एक्टिवेट करता है, क्यूआई को हाइड कर देता है। सैंडस्टॉर्म के अंदर क्यूआई फुल फोकस में नया किलर मूव प्रिपेयर करता है और पूरा कंसंट्रेशन इमॉर्टल प्राइमेसी में लगाता है। स्पेक्टर सोल को डेंजर फील होता है कि भाई कुछ तो खतरनाक आने वाला है उसकी तरफ। वो सीधा सैंडस्टॉर्म के अंदर ही चार्ज कर जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई अटैक फॉर्म कर रहा था। उसे पता चल गया था कि अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है। क्यूआई सिस्टर प्लस वुशवाई रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। यानी क्यूआई सिस्टर और वुशवाई रोकने की कोशिश करते हैं स्पेक्ट्रल सोल को ताकि वो अटैक ना कर पाए अपने डीमन मतलब क्यूआई के ऊपर, लेकिन वो फेल हो गए। क्विंग चो आता है, चार्ज करता है लेकिन इजीली डॉज कर गया मतलब स्पेक्ट्रल सोल। क्रिटिकल मोड पर लू वाइन खुद ही ब्लॉक करता है स्पेक्ट्रल सोल को। अब स्पेक्ट्रल सोल वर्सेस लू वाइन होता है। लू वाइन यहाँ पे ब्लीडिंग करने लग जाता है पर उसको टाइम जो गेन करना था वो गेन करवा देता है और इसी टाइम पर क्यूआई का मूव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जो प्रिपेयर कर रहा था वो। और भाई इमॉर्टल किलर मूव शी यूज होता है। शी लैंड से लाइट बीम निकलती है और डायरेक्ट स्पेक्ट्रल सोल के ऊपर पड़ती है। मैसिव सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, ब्लैक क्यूआई खींच लिए जाती है। रिजल्ट ये होता है कि जायंट बॉडी रैपिडली यहाँ पे श्रिंक होने लगती है, सोल पाथ पावर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। स्पेक्ट्रल सोल पैनिक में चिल्लाता है और यूज करता है कि मतलब खतरनाक सा मूव बिटर टेस्ट स्वैलो लॉस। क्यूआई जो हिट होता है ऑलमोस्ट लूज कर देता है अपना कंट्रोल, पर लास्ट मोमेंट पर लू वाइन यहाँ पे सपोर्ट देता है क्यूआई को। और फर्स्ट मूव ऑल लाइफ इज अ बिटर, सब लोग पेन शेयर करते हैं, बैटलफील्ड भी डैमेज एब्जॉर्ब करता है। सेकंड मूव सफरिंग लॉस इज अ ब्लेसिंग, क्यूआई जो हील हो जाता है, सस्टेन कर लेता है इस मूव को। ये सारे मूव कौन यूज कर रहा था, सपोर्ट में दे रहा था लू वाइन इन दोनों मूव को सपोर्ट में। ऑल लाइफ इज अ बिटर और सफरिंग लॉस इज अ ब्लेसिंग, ये दोनों मूव लू वाइन ने यूज करे थे ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके। यानी होता नहीं है कि 1000 किलें भी अगर एक बोर्ड के ऊपर लगी हैं तो पर्सन खड़ा हो जाएगा, लेकिन वही बात है अगर एक कील लगी उसके ऊपर खड़े हो तो अंदर ही घुस जाएगी। तो वही बात थी, अगर सबको फील हो रहा है दर्द तो सब लोग फील करो, दर्द कम होगा, दर्द बांटने से कम होता है। कीवाईजू हँसकर कहता है परफेक्ट। इंस्पेक्टर सोल का फेस यहाँ पे डार्क हो जाता है। लू वाइन यहाँ पे वीक हो चुका था, ऑरा उसका लो हो गया था, इमीडिएटली पीछे हटने की कोशिश करता है। लू वाइन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है स्पेक्टर सोल तुम्हारी फूड पाथ मूव के लिए काउंटर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं तो, पैराडाइज अर्थ का काउंटर सिस्टम। रिजल्ट ये होता है कि सोल पाथ यानी स्पेक्टर सोल के फूड पाथ मूव यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब स्पेक्टर सोल कंप्लीटली पैसिव स्टेट में आ गया था क्योंकि फूड पाथ को यूज नहीं कर पा रहा, सोल पाथ को यूज करता तो यहाँ पे शीशी यूज हो चुका था जिससे उसके अंदर होल बन गए थे, बॉडी श्रिंक हो गई थी, पावर यहाँ पे खत्म हो गई थी। जो बूस्ट उसने अपने अंदर क्रिएट कर के रखा था ना सोल क्यूआई के फुल फ्यूल की तरह, वो सारा फ्यूल यहाँ पे निकल चुका था उसकी बॉडी से। बॉडी छोटी हो गई थी, पावर भी कम हो चुकी थी। वो ट्राई करता है ईट हार्ट यूज़ करने का, पर पॉसिबल यहाँ पे नहीं था। रीज़न ये था कि पहले वो उसे यूज़ कर चुका था हैवी कॉस्ट के ऊपर, सारे गोवम डिस्ट्रॉय हो गए थे, रिसोर्स यहाँ पे डिप्लेंस हो गए थे, यानी खत्म ही हो गए थे, बचा ही नहीं था। और ट्रुथ ये था कि भाई ईट हार्ट वन टाइम ट्रम्प कार्ड था जो उसने यूज़ करा था सही मौके पर, लेकिन एक धोखे की वजह से स्पेक्टर सोल क्या बोले वो पीछे हट गया। स्पेक्टर सोल की लिमिटेशन, सोल पाथ उसका स्ट्रॉन्ग था पर फूड पाथ अभी वीक फाउंडेशन थी उसकी। अभी वीक है क्यों? क्योंकि अभी वो पुरानी ताकतों में थोड़ी ना है, वेनरेबल थोड़ी ना है अभी वो, इसलिए। सिर्फ 3 मूव बिटर टेस्ट, स्वैलो लॉस और ईट हर्ट, और अब 2 काउंटर हो चुके थे, एक ही अनअवेलेबल था। यानी अब यहाँ पे सीन ये हो गया कि बिटर टेस्ट को ऑल लाइफ इज़ अ बिटर से एक तरीके से वो करवा दिया, सफरिंग लॉस को सफ़र करो और ब्लेसिंग लो ये वाले मूव से उसने मतलब एक तरीके से चेंज करवा दिया। अब बचा क्या? ईट हार्ट स्पेक्टर सोल का, उसको तो अभी एक तरीके से यूज़ ही नहीं कर सकता स्पेक्टर सोल। अब क्या कर सकते हैं? स्पेक्टर सोल की वैसे गलती नहीं थी। इस टाइम सोल पाथ यूज़लेस हो रहा था, फूड पाथ बेस्ट ऑप्शन था, पर लू वेन ने फुल प्लानिंग करके आया था। अपने काउंटर्स छुपाए हुए थे, सही मोमेंट का वेट करा था और लास्ट सेकंड में अपने काउंटर्स का यूज़ करा था। पहले भी उसके पास काउंटर थे, बस ये था ना वो यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई काउंटर को एडजस्ट करना पड़ेगा ना स्पेक्टर सोल के काउंटर के हिसाब से, तभी तो कुछ कर पाएगा।
परफेक्ट टाइमिंग का यूज़ करके स्पेक्टर सोल यहाँ पे क्रिपल हो चुका है अब तो। तभी क्विंग चाओ रेज मोड में आता है और कहता है मिंग यू यानी स्पेक्टर सोल मैं तुझे मार डालूँगा। क्विंग चाओ का स्टेट फुल बॉडी में एकदम होल्स थे। ग्रीन ब्लैक ब्लड फ्लो कर रहा था। आइज़ एकदम रेड थी और पूरा ब्रिज़र्क मोड में था। स्पेक्टर सोल उसे देखकर कहता है, हँसता है और कहता है इंटरेस्टिंग क्रिएशन है। रीज़न कहता है स्पेक्टर सोल सोलपाथ का क्रिएटर था। सोल बीस्ट का फुल नॉलेज था उसके पास। पर क्विंग चाओ कंप्लीटली डिफरेंट एवोल्यूशन था। एबनॉर्मल एक्जिस्टेंस बन चुका था वो, क्योंकि पहले तो वो सोल था। लेकिन अब देखो क्या बन गया, उसके अंदर ब्लड आ गया है भाई, कैसे खून-वून आ गया है। और ट्विस्ट, क्विंग चाओ स्पेक्टर सोल के लिए डेंजर नहीं है, बेनिफिट है। जैसे रेन फॉर रिकवरी, क्विंग चाओ चार्ज करता है फुल स्पीड में, नो सेल्फ प्रिवेंशन और सिर्फ रिवेंज के हार्ट से एकदम भाई अटैक करता है, यानी दिल में रिवेंज रख के। पर उसके माइंड में फ्लैशबैक आता है। अब फ्लैशबैक देखते हैं, लोग यहाँ पे चिल्ला रहे थे फ्लैशबैक के अंदर, क्विंग चाओ के फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं। भागो, कोई बचाओ, एंसेस्टर हेल्प करो, फादर मदर बचाओ। भाई वेस्टर्न डिज़र्ट क्विंग क्लैन का ओएसिस था यहाँ पे, पीसफुल जगह थी यहाँ पे, ट्री लश हुआ करते थे, लेक यहाँ पे शांत थी, पैराडाइस जैसा माहौल यहाँ पे हुआ करता था, पर अब फुल मास केयर बन चुका था। यंग स्पेक्टर सोल यानी मिंगयू भाई ब्लैक रोब में स्काई में खड़ा था, हर तरफ अटैक कर रहा था, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार चुका था। मिंगयू यानी स्पेक्टर सोल टॉन्ट मारते हुए कहता है, क्विंग क्लैन कहाँ हो तुम लोग? कहाँ मर गए सारे? अपने क्लैन को मरते हुए देखोगे क्या बस? आओ सामने। ग्राउंड के ऊपर लोग भाग रहे थे, हेल्पलेस थे, आंट्स जैसे फील हो रहे थे। इनसाइड हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं क्विंग क्लैन के। क्विंग क्लैन के इमॉर्टल यहाँ पे पैनिक में थे। वो कहते हैं ये आदमी डेंजरस है, सेकंड एल्डर भी मारा गया, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम क्या करें? एक और रियलाइज़ेशन होता है कि ये सिर्फ मिंगयू का काम नहीं, किसी ने सपोर्ट किया है मिंगयू को। तब यहाँ पे फर्स्ट सुप्रीम एल्डर उठता है वीक कंडीशन में, कहता है तुम लोग सही हो। सब यहाँ पे खुश हो गए। वो कहता है फर्स्ट एल्डर उठ गए, फर्स्ट एल्डर फाइनली उठ गए। फर्स्ट एल्डर वीक वॉइस में कहता है मिंगयू अकेला नहीं है, दूसरी फोर्सेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि मिंगयू फ्रंटल अटैक कर रहा था, लेकिन बाकी फोर्सेस हिडन रहकर प्रेशर बना रही थी। पास्ट इवेंट बताया जाता है कि फर्स्ट एल्डर पहले इंजर्ड हो चुका था, रिसोर्स पॉइंट को गार्ड करते टाइम, अटैक करते टाइम जो भी हुआ था उसको करते हुए बिजी हो गया था। इमॉर्टल बॉस भी बिजी थे, हेडक्वार्टर अभी वीक स्टेट में था। एल्डर्स यहाँ पे कहते हैं हम फाइट करेंगे, रिवेंज लेंगे इस मिंगयू से। फर्स्ट एल्डर स्ट्रिक्ट टोन में कहते हैं मत जाओ, वो सिंपल एनिमी नहीं है स्पेक्ट्रल सोल यानी मिंगयू। मिंगयू स्ट्रॉन्ग बैटल पावर था, इंसेन लक था, डेंजरस अपोनेंट था। अब लास्ट लाइन उसने यही की, लगता है फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास कोई और प्लान है। मतलब यहाँ के हेडक्वार्टर्स के अंदर जो इमॉर्टल्स थे, उन्होंने लाइन कही थी कि शायद इस मतलब अपने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास कोई और प्लान है मिंगयू और बाकी लोगों को रोकने का, जो यहाँ पे हिडन प्रेशर बना रहे हैं और मिंगयू जो सामने से अटैक कर रहा है, इनको रोकने का। अब देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।